जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हम लोग का ये वीडियो टॉपिक होने वाला है पंचायती राज व्यवस्था से होने वाला है। पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाइए, वहाँ पर इससे प्रश्न जरूर रहता है। यहाँ पर जो हम लोग का टॉपिक है ये VVI टॉपिक है। यहाँ पर आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, 100 से अधिक ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस पंचायती राज व्यवस्था को इसमें कंप्लीट करते हैं। आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। तो यहाँ से हम लोग का पहला प्रश्न स्टार्ट हुआ। यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ये जो प्रावधान है आपको पंचायती राज से ये भाग 9 में प्रावधान है। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है जो किस भाग में है, तो यह भाग 9 के क में है। यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9 के क में है। तीसरा प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस भाग में की गई है यहाँ पर, तो यह भाग में आपका जो 4 है उसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये जो आपका जो अनुच्छेद 40 है यही देता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 5वें नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। यहाँ पर 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है, तो इसमें आपको पंचायतों की कार्यक्रम सम्मिलित है। यहाँ पर पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। छठा प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। ये जो पंचायती राज प्रणाली है यह किस पर आधारित है, तो यह जो आधारित है आपका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर विकेंद्रीकरण हो जाएगा सत्ता का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पंचायती राज का प्रदान करता है। ये पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ये जो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन यह प्रदान करता है पंचायती स्तर। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ये जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो इसका जो प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। यहाँ पर आपका जनता को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी योग बनाना यह पंचायती राज का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है यह आपका है पंचायती राज व्यवस्था से। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का यहाँ पर 11वें नंबर प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपको संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए, पंचायती राज प्रणाली से। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत की गई है, तो यह जो की गई है आपके नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह संवैधानिक दर्जा किसके अंतर्गत यह प्रदान की गई है, तो यह प्रदान किया गया है 73वां संशोधन के अंतर्गत। यहाँ पर राइट आंसर 73वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 73वें जो संविधान संशोधन है उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे। यहाँ पर कितने कार्य सौंपे गए थे, तो यह कार्य जो सौंपे गए थे 29 कार्य सौंपे गए थे। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर देखिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के
कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। यहाँ पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए थे, तो यह जो पद आरक्षित किया गया था 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। यहाँ पर किस सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो यह जो ऐतिहासिक कदम माना जाता है यह महिला वर्ग को माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण ये नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण ये महिलाओं के लिए है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया था। किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया था, तो यह प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का यह प्रावधान किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर प्रत्यक्ष एवं गुप्त। अगला प्रश्न 20 नंबर हम लोग का है कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में भरे जाने की प्रावधान किया गया है। यहाँ पर चक्रानुक्रम भरे जाने की प्रावधान किया गया है, तो यह जो प्रावधान किया गया था पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। यहाँ पर राइट आंसर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में यह किया गया था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है। ठीक, यहाँ पर पंचायत के विघटन के उपरांत नए चुनाव कराने की अवधि कौन सी है, तो यहाँ पर नए चुनाव कराने की जो अवधि है आपका बिल्कुल वह हो जाएगा 6 माह के अंदर यहाँ पर नए चुनाव करा देना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है, तो इसके निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो यह पंचायती राज संस्था का कार्यकाल रखा गया वह 5 वर्षों का रखा गया। यहाँ पर राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पंचायती राज के प्रबल सार्थक कौन थे, तो यह जो प्रबल सार्थक थे यहाँ पर महात्मा गांधी, सिद्धार्थ राज, यहाँ पर क्या है महात्मा गांधी और सिद्धराज ठड्डा और यहाँ पर राजीव गांधी उपयुक्त में से ये सभी थे। अगला प्रश्न हम लोग है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राजीव गांधी थे। यहाँ पर राइट आंसर ये जो दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व समर्थक थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। यहाँ पर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान कितने हैं, तो यहाँ पर आरक्षित जो स्थान है यह आपका है पंचायती राज संस्थाओं में, ये महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का 27 नंबर है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था। यह तिथि को लागू कब किया गया था, तो यह जो आपको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था, यहाँ पर क्या है कि तिथि को लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पर है कि कब लागू हुआ था, तो बिल्कुल यह जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993, यही प्रश्न है यह लागू हुआ था या फिर अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 29 नंबर है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का जो चुनाव होता है किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, तो यह जो प्रारंभ किया गया था कब किया गया था, यह आपको किया गया था 1959 में। यहाँ पर राइट आंसर 1959 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। यहाँ पर पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो यह जो प्रवर्तित किया गया था यह प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में पहले। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर भारत में जो राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना है यह किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। यहाँ पर राइट आंसर राजस्थान में 1959 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी, तो यह सबसे पहले जो आपको अपनाई गई थी राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और डॉट में आरंभ की गई थी। तो राजस्थान में, और जो दूसरा है अभी हम लोगों ने पढ़ा आंध्र प्रदेश में, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में की गई। अगला प्रश्न है 35 नंबर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो यह जो आपको शुरू किया गया था यह नागौर राजस्थान में, यहाँ पर किसमें, नागौर राजस्थान में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, यहाँ पर कब प्रारंभ या आरंभ किया गया था, तो यह जो किया गया था आपको 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। यहाँ पर जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था वह क्या था, तो वह जो सार था आपका यहाँ पर लोक भागीदारी। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 38 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो सामुदायिक योजना का शुरुआत की गई थी, यह पहले डेट दिया गया है 2 अक्टूबर। इसमें सन पूछा गया कि कब किया गया था, तो यह 2 अक्टूबर 1953 को, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी यहाँ पर सामुदायिक विकास परियोजना का शुरुआत। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में असफलता का कारण, यहाँ पर यह असफलता भी हुई, तो असफलता का कारण क्या था, इस असफलता का जो कारण था वह था अशिक्षा। यहाँ पर अशिक्षा इसका असफलता का कारण था। अगला प्रश्न है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, तो यह महत्वपूर्ण जो प्रतिवेदन है वह है आपका बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। यहाँ पर राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 41 यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। ये जो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपको याद रखिएगा ये बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है। यहाँ पर लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन थी, तो इसमें समिति में भी आपका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। यहाँ पर बलवंत राय मेहता राइट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। यहाँ पर उसका सभापति पूछा गया है, तो उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता, जो कि ये सभापति थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 45 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायती राज से कौन सा पंचायती राज से संबंधित कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 73वां ये जो संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यही जो कथन है ये आपका सही नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था। कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था, तो यह जो सुझाव दिया गया था यह सुझाव आपको दिया गया था 3 स्तर पर करने का। यहाँ पर राइट आंसर 3 स्तर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया।
किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया था? तो वह पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था होती है पंचायती राज में कैसी होती है? तो वह ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचनाएँ होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक, यहाँ पर प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, कौन सी संस्था है? तो वह संस्था है आपका ग्राम पंचायत। यहाँ पर आपका राइट आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। ये 2 स्तर होने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? 3 स्तर जो था वो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 2 स्तर होने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था अशोक मेहता समिति ने यहाँ पर 2 स्तर देने का सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? यहाँ पर देखिए चुनाव चिन्हों से संबंधित सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया? तो यह अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, चुनाव चिन्ह से संबंधित आधार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचों में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? यहाँ पर सुधार लाने और ढांचे में सुधार लाने का उद्देश्य किस समिति को दिया था? तो यह दिया गया था आपको अशोक मेहता समिति को। यहाँ पर राइट आंसर अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? यहाँ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया यहाँ पर? तो यह जो किया गया था यह किसके आधार पर किया गया था ना जी? हाँ, तो यह जो किया गया था यह आपको बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था आपको यह 1959 में, आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 1959 में लागू किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी थी? यहाँ पर कौन से अशोक मेहता कितने स्तर को? तो ये 2 स्तर को सलाह दिए थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 स्तर हो जाएगा, ये अशोक मेहता में, और जो बलवंत राय मेहता है उनके स्तर में 3 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? यहाँ पर अशोक मेहता जो समिति है वे किन 2 स्तरों की बात की है? तो यहाँ पर वो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, यहाँ पर मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात ये 2 समिति के स्तर पर किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपको पंचायती राज से। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर है कि जीबी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। यहाँ पर BR बलवंत राय मेहता समिति यही है। तो यहाँ पर कूट भाषा में इसको क्या बोलना है? कालक्रम के साथ सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पर पहले आ जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, और इसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद आ जाएगा जीबी के राव समिति, और यहाँ पर LM सिंघवी समिति। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर जो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संस्थाओं के निरंतर स्तर पर कौन हो? यहाँ पर निरंतर नहीं है, यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? यहाँ पर निम्न स्तर पर कौन है? तो यह है ग्राम सभा एवं पंचायत। यहाँ पर ग्राम सभा और पंचायत निम्न स्तर पर है।
अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है। यहाँ पर उच्चतम स्तर पर, तो उच्चतम स्तर पर आपका जिला परिषद हो जाएगा और निम्न स्तर पर ग्राम सभा और पंचायत। अगला प्रश्न है पंचायती राज की आधारशिला है, इसकी आधारशिला क्या है, तो इसकी आधारशिला है ग्राम, यहाँ पर ग्राम सभा है। ठीक है, यहाँ की ये जो आधारशिला है ग्राम सभा है। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर देखा जाए तो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। यहाँ पर पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है, तो इसके जो मुख्य निष्पादक होते हैं वह खंड विकास पदाधिकारी होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, खंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है जिला परिषद का मुख्य कार्य। जिला परिषद का जो मुख्य कार्य होता है वह कार्य होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। यहाँ पर समन्वय एवं पर्यवेक्षण, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। यहाँ पर पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। यहाँ पर राजनीतिक चेतना का विकास ये पंचायती राज का मुख्य उपलब्धि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 67 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज की प्रधान समस्या है। यहाँ पर जो पंचायती राज की प्रधान समस्या है वह क्या है, तो यह जो समस्या है दलगत राजनीति। यहाँ पर जो दलगत राजनीति है यही प्रधान समस्या है। अगला पॉइंट है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। जो ये स्थानीय सांसद और विधायक होते हैं ये किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो ये जो सदस्य होते हैं जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। 69वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, तो यह आपको राज्य सरकार पर निर्भर करता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है कि ब्लॉक लेवल, यहाँ पर ब्लॉक लेवल यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति पंचायत समिति एक है, क्या है, तो यह जो यहाँ पर पंचायत समिति एक के प्रशासनिक प्राधिकरण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है। यहाँ पर वरीयता क्रम यहाँ पर क्या है, तो पहला है ग्राम सभा, पंचायत सभा और जिला परिषद। तो इसमें जो आपका वरीयता है यह आपका 1, 2, 3 के क्रम में, यहाँ पर जो क्रम दिया गया है ये बिल्कुल सही है। अगला 73 नंबर है कि पंचायती राज सम्मिलित है। यह जो पंचायती राज सम्मिलित है तो यह जो आपको सम्मिलित है यह राज्य सूची में सम्मिलित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग का पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो इसके द्वारा स्थानीय मेलों पर कर, यहाँ पर स्थानीय जो मेला लगता है उसी पर कर वसूला जाता है ये पंचायतों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, तो यह जो कहता है यह 73वां संविधान संशोधन कहता है कि महिलाओं के लिए वह 1/3 यानी कि 1/3 जो भाग है ये सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 76वां प्रश्न है कि पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। यहाँ पर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पर कौन से जो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका तहसील स्तर है ये नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है यह अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। 79वां प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। इसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए, तो इसका जो न्यूनतम आयु है यह 21 वर्ष। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ये जो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में कौन नहीं आता है, तो ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा है ये पंचायती राज के क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम
आय का स्रोत, यहाँ पर अधिकतम जो आय का स्रोत होता है ये पंचायती राज का, तो यह सरकारी अनुदान होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखें, यहाँ पर पंचायत समिति का गठन होता है, तो ये पंचायत समिति का जो गठन होता है प्रखंड स्तर पर होता है। यहाँ पर राइट आंसर प्रखंड स्तर। 83 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जिसे खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग, यहाँ पर पंचायती राज में जो त्रिसोपान प्रणाली है इसका प्राथमिक भाग क्या है, तो इसका प्राथमिक जो भाग है वह ग्राम पंचायत है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिलों से हुई थी, यहाँ पर किस जिलों से, तो यहाँ पर जो नागौर जिला है इसी से की गई थी यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 86 नंबर है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1957 में किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर 1957 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य, यहाँ पर पंचायत समिति के सदस्य और डॉट डॉट क्या है, तो यहाँ के जो सदस्य हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्यगण। अगला पॉइंट देखिए 88 नंबर है कि पंचायती राज संस्थाओं अपनी निधि हेतु निर्भर है, अपनी निधि हेतु निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो यह निर्भर रहता है सरकारी अनुदान पर, कि सरकार द्वारा कब कोई फंड आए इसी पर यह निर्भर रहता है। 89 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। यहाँ पर आय का स्रोत क्या है, तो यहाँ का जो आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेला और बाजार कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का कि 90 नंबर की एक विकास खंड पर पंचायत समिति होना चाहिए, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होना चाहिए, तो यह जो होना चाहिए एक प्रशासकीय अधिकरण होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। 91 प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। यहाँ पर यदि पंचायत में कोई गड़बड़ी या कोई भंग होता है तो यहाँ पर कितने दिनों के अंदर अगला चुनाव होना चाहिए, तो 6 माह के अंदर। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। ये जो पहला नगर निगम है कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो यह आपको चेन्नई में स्थापित हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ और कब, यहाँ पर कब और कहाँ किया गया था शुभारंभ, तो इसका जो शुभारंभ किया गया था यह 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला के, यहाँ पर नागौर जिला के राजस्थान में यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर नागौर जिला राजस्थान में किया गया था, ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज का सर्वप्रथम सिफारिश की थी, तो यह जो सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह त्रिस्तरीय पंचायत राज की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि वर्तमान ग्रामीण शासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी, किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो यह बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 96 नंबर प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली का यह सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, तो यह सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, यानी कि बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हम लोग का कि 73वें संविधान संशोधन अभिपालन करने वाला पहला राज्य, तो यह जो अभिपालन करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान आपका नहीं, यहाँ पर यहाँ बोल रहा है कि अभिपालन करने वाला, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा गया है। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है, तो यह कहा गया था BR मेहता को, यानी कि बलवंत राय मेहता को। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि भारत में सही मायने में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया है। यहाँ पर स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया है यहाँ पर सही मायने में, तो यह कहा गया है लॉर्ड रिपन को। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को कहा गया है।
चलिए अगला प्रश्न 100 नंबर है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो यह ग्राम सभा, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का ये जो अभिप्राय है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, यहाँ पर राइट आंसर यही अभिप्राय है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है। पंचायत राज संस्था से संबंधित कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आप PBN राव मेहता समिति देख रहे हैं, यह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अगला 103 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों का जो आय का साधन है वो कौन सा नहीं है, तो वह जो कृषि आय पर कर है, ये ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का अंतिम प्रश्न है 104 नंबर। इस सेट में आपको कुल 104 प्रश्न मिले हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लोकतंत्र का यहाँ पर प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत, यह लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने 104 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ये हम लोग का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।